हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस ऑर्गन के थ्रू क्या रोल निभाया जाता है, ये सारी जानकारी हम इस टॉपिक में जानेंगे। और मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान। चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉपिक। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो किस ऑर्गन के थ्रू रेस्पायर करता है, यानी कि सांस लेता है, श्वसन करता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो लंग्स के द्वारा श्वसन करता है, सांस लेता है। और लंग्स के द्वारा ली जाने वाली जो सांस है या श्वसन है, इस प्रक्रिया को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है, जिसमें पहला पार्ट कहलाता है कंडक्टिंग सिस्टम और दूसरा कहलाता है लंग्स। तो चलिए आइए इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है वो रेस्पायर करता है थ्रू लंग्स। तो हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन बीइंग रेस्पायर थ्रू लंग्स। रेस्पायर थ्रू लंग्स। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, इस प्रकार की रेस्पिरेशन कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर हिंदी में इसको बात करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं फुसफुसीय श्वसन। लिख सकते हैं हम लोग इसको भी, इसको हिंदी में कहते हैं फुसफुसीय श्वसन। फुसफुसीय श्वसन हिंदी में इसको कहा जाता है फुसफुसीय श्वसन, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रेस्पिरेशन जो है दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख सकते हैं हम इसको, दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम divided into टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। तो पहला पार्ट मैंने आपको बताया था जो है कंडक्टिंग सिस्टम, और दूसरा पार्ट मैंने बताया था वो है लंग्स। तो पहला पार्ट है कंडक्टिंग सिस्टम, और दूसरा पार्ट कहलाता है इसका लंग्स। तो चलिए आइए एक एक करके डिटेल में जानते हैं कंडक्टिंग सिस्टम क्या क्या प्ले करता है रोल, और लंग्स क्या रोल प्ले करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले हेडिंग हम बना लेते हैं कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। पहली हेडिंग है हमारी कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम। तो कंडक्टिंग सिस्टम होता क्या, कौन सा सिस्टम है, क्या होता है? देखिए, ये वो कंप्लीट सिस्टम है जिसमें एयर जो है एंटर करती है लंग्स में, और लंग्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज की जाती है वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है। कंप्लीट रूट जो है वो कहलाता है आपका कंडक्टिंग सिस्टम, यानी कि एयर जो है लंग्स तक पहुंचना और लंग्स के द्वारा जो है उसको बाहर निकालने की जो कंप्लीट रूटिंग है वो कहलाती है कंडक्टिंग सिस्टम। तो हम लिख सकते हैं थ्रू दिस रूट
इस रास्ते के द्वारा, थ्रू दिस रूट, यानी कि इस कंडक्टिंग सिस्टम के द्वारा, थ्रू दिस रूट क्या होता है, एयर एंटर्स, हवा दाखिल होती है, एयर एंटर्स इनटू लंग्स, फेफड़ों में, एंड आउटसाइड फ्रॉम लंग्स, एंड आउटसाइड फ्रॉम लंग्स। अब हवा दाखिल हुई और फेफड़ों तक गई और फेफड़ों से हवा जो है वो बाहर गई, ये कंप्लीट रूट जो है वो कंडक्टिंग सिस्टम कहलाता है। अब इस कंडक्टिंग सिस्टम में कौन कौन सी जो है ऑर्गन्स या कौन कौन से रास्ते से होकर जो है एयर गुजरती है, वो हम अब इस टॉपिक में आगे डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले जो इस रास्ते में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है नेसल पैसेज। क्या आता है, नेसल पैसेज। डायग्राम में अगर हम देखें, डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, डायग्राम के थ्रू अगर हम देखें तो ये है हमारी नेसल कैविटी और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपका, ये है आपका नेसल पैसेज। ये रास्ता जो है वो नेसल पैसेज कहलाता है। तो सबसे पहला रास्ता जो है वो कहलाता है नेसल पैसेज। और नेसल पैसेज के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं जिनको हम नथुने हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इनको नॉस्ट्रल या नेयर्स भी कहा जाता है, जिसके थ्रू हम जो है एयर अपने अंदर सक करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो नेसल पैसेज में हम लिखेंगे we have a pair of nostrils, नथुने, nostrils या फिर इनको इंग्लिश में नेयर्स भी कहा जाता है। और नेयर्स इट इज प्रेजेंट कहाँ होते हैं, नाक की स्टार्टिंग पॉइंट पर। इट इज प्रेजेंट एट द लोअर एंड, बिल्कुल निचले हिस्से में, लोअर एंड ऑफ द नोज। चलिए नेसल पैसेज से आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं, डायग्राम में देखेंगे, अब हम बात करेंगे नेसल कैविटी की। ये जो हम रास्ता दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जो है वो नेसल कैविटी कहलाता है। जो नेसल कैविटी के बारे में हम जानते हैं कि नेसल कैविटी होती क्या है और उसमें क्या क्या जो है चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो हेडिंग बनाते हैं नेसल कैविटी। नेसल कैविटी। हम लोग बात कर रहे थे कि नाक में जो सूंघने की क्षमता है वो किस कारण से आती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाक में सूंघने की क्षमता आती है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। नाक में जो सूंघने की क्षमता है वो है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम की वजह से, जो कि मौजूद रहते हैं नेसल पैसेज में और इनमें ही पाए जाते हैं न्यूरोसेंसरी सेल्स जो कि सूंघने की क्षमता को विकसित करते हैं। फिर से समझिए कि नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम पाया जाता है जो कि न्यूरोसेंसरी सेल्स से भरा होता है। ठीक है, और इसी की वजह से सूंघने की क्षमता आती है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम found on the nasal passage which contain neurosensory cells जो कि सूंघने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ नेसल कैविटी में जो है वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी पाए जाते हैं
जिसका उपयोग जो है वो म्यूकस सीक्रेट करने के लिए किया जाता है। और म्यूकस हमारे नॉस्ट्रिल्स में बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नेसल पैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके साथ साथ जो है टिनी हेयर्स पाए जाते हैं इसके अंदर, जो भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के काम में लिए जाते हैं, यानी कि डस्ट जो एयर में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है वो इस म्यूकस और हेयर के द्वारा जो है ट्रैप कर लिए जाते हैं, जिससे कि क्लीन एयर जो है नॉस्ट्रिल्स के द्वारा जो है आगे की तरफ जा पाए। तो नेसल कैविटी हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार आप जो है इसको पढ़ लेना कि म्यूकस क्या रोल प्ले करता है, हेयर क्या रोल प्ले करते हैं। मैंने आपको बता दिया म्यूकस जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को जो है अपनी तरफ ट्रैप कर लेता है, चिपका लेता है, और जो हेयर है वो भी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, जिससे कि क्लीन एयर जो है वो आगे की तरफ अंदर जा पाती है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स, इसको हिंदी में कहते हैं ग्रसनी। इसको हिंदी में कहा जाता है ग्रसनी। अगर डायग्राम की तरफ हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन आपका दिखाई दे रहा है ये है फेरिंग्स। ये पोर्शन जो है वो है आपका फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है, एक कॉमन रास्ता है, जो कि फूड के समय भी रहता है और एयर जब अंदर आती है तब भी यही के होकर गुजरती है। यानी कि एक कॉमन पैसेज है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए एक कॉमन रास्ता है, जो है फेरिंग्स। यानी कि हम लिख सकते हैं इट इज़ अ ट्यूब। ये क्या है? ये एक ट्यूब है, आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में कि ये क्या है, कि एक ट्यूब जैसा है। इट इज़ अ ट्यूब जो कि कनेक्ट होता है आपका माउथ या नोज के, और एंड तक जाता है आपका आइसोफेगस तक। इसके जस्ट पीछे जो है आइसोफेगस होगा और इस तरीके से होगा आपका, ऐसे करके आगे देखेंगे, लिखेंगे इसमें इट इज़ अ ट्यूब, इट इज़ अ ट्यूब connected the nose oblique mouth, नाक और मुंह to the esophagus, and it is a common passage। और ये कॉमन रास्ता बताया था मैंने, इट इज़ अ कॉमन पैसेज, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फूड और एयर के लिए ये एक कॉमन रास्ता है, यहीं से होकर फूड और एयर दोनों गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक और जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे कि यहाँ बना हुआ है ये एपिग्लोटिस। ये क्या है? ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है? एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये एक जो है फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मसल्स का बना होता है। और ये जो एपिग्लोटिस है ये ऑलवेज ओपन रहता है, लेकिन तब ये क्लोज हो जाता है जब फूड यहाँ से एंटर करता है, जिससे कि फूड जो है वो हमारा ट्रैकिया में एंटर नहीं हो पाता है। एपिग्लोटिस क्या करता है? ग्लोटिस क्या करता है कि यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि तब क्लोज हो जाता है जब फूड एंटर करता है फेरिंग्स से, जिस कारण से जो है फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं हो पाता है। अगर बाई चांस जो है फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर हो जाता है तो इंसान को जो है जो बीमारी है वो कफिंग की बीमारी हो जाती है, और तब तक रहता है वो कब? जब तक कि वो फूड पार्टिकल जो है इस लंग से बाहर ना निकाल दिया जाए, तब तक कफ जो है हमारी बॉडी में बना रहता है। यानी कि एपिग्लोटिस का जो फंक्शन है वो मैंने आपको क्या बताया कि एपिग्लोटिस का फंक्शन है कि ये ग्लोटिस जो है ये तब क्लोज हो जाती है जब फूड पार्टिकल जो है वो एंटर करता है, जिस कारण से फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है लैरिंक्स। डायग्राम में देखेंगे पहले लैरिंक्स की पोजीशन को, उसके बाद हम समझेंगे। लैरिंक्स जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पर लैरिंक्स के अंदर जो है, लैरिंक्स के अंदर जो है वो कई सारे जो है वोकल कॉर्ड्स है जो कि तब वाइब्रेट करते हैं
जब लंग्स की एयर जो है यहाँ से आउटसाइड जाती है, समझे बात को, लैरिंग्स के अंदर कई सारे जो है वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि तब वाइब्रेट करने लगते हैं जब लंग्स की हवा जो है वो आउटसाइड पास होती है, और इसी वाइब्रेशंस के द्वारा जो है इन वोकल कॉर्ड्स में जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड में जो प्रोडक्शन है वो लैरिंग्स के द्वारा होता है। चलिए इसको लिखते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? इट इज़ द अपर पार्ट, इट इज़ द अपर पार्ट, ये सबसे ऊपरी हिस्सा है, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन नाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एंड लैरिंग्स कंटेन, मैंने आपको बताया कि लैरिंग्स में क्या होता है, लैरिंग्स में होता है वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स कंटेन वोकल कॉर्ड। और जब एयर जो है वो पास होती है तो ये लैरिंग्स जो है उनके अंदर जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है वो वाइब्रेट करती हैं और साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। वोकल कॉर्ड, व्हेन द एयर कम, व्हेन द एयर कम आउटसाइड द लंग्स, आउटसाइड द लंग्स, outside the lungs, then to the larynx, उसके बाद कहाँ, larynx में, then to the larynx, then it vibrate, then the vocal cord, लिख सकते हैं, then vocal cord vibrate, इनमें कंपन होगा and produce sound, और उसी कंपन के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस साउंड। लैरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है उस पर जब लंग्स के द्वारा यानी कि फेफड़ों के द्वारा जो हवा पास होती है उससे जब टकराती है तो उन वोकल कॉर्ड्स में जो है वो वाइब्रेशंस होते हैं और उन वाइब्रेशंस के द्वारा ही साउंड प्रोड्यूस होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। चलिए लिखते हैं, ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप। सबसे पहले डायग्राम में मैं ट्रैकिया की पोजीशन आपको दिखा दूं। ये जो आपको जो है लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है, ये लॉन्ग ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब ही जो है वो ट्रैकिया कहलाती है। और इस ट्रैकिया में कई सारे जो है सी शेप के, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सी शेप के कई सारे बोन्स जो हैं वो यहाँ पर इसके अंदर अटैच रहती हैं और इन बोन्स को कार्टिलेजिनियस बोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है कार्टिलेजिनियस बोन्स। और ये बोन्स जो है वो तब हेल्पफुल रहती है जब एयर इस ट्रैकिया के अंदर नहीं होती, यानी कि एयर जब जो है यहाँ से पास हो जाती है उस समय यही कार्टिलेजिनियस जो बोन्स हैं वो इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं, यानी कि आपस में मिलने से बचाती हैं। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब है जिसमें जो है जो सी शेप जो है कार्टिलेजिनियस जो बोन्स हैं वो इसको आपस में चिपकने से बचाती हैं तब जब इसके अंदर एयर नहीं होती है। इसके साथ साथ ट्रैकिया में जो है स्लिमी म्यूकस भी पाया जाता है, म्यूकस भी पाया जाता है इस ट्रैकिया की बाउंड्री में अंदरूनी तरफ, और ये जो है म्यूकस इसको जो है स्लिमी बनाता है। इसके साथ साथ ये जो म्यूकस इसके अंदर पाया जाएगा अंदर की तरफ अंदरूनी हिस्सों में, ये म्यूकस जो है इसको स्लिपरी बनाता है। इसके साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में आ रहे हैं वो भी ये म्यूकस जो है अपनी तरफ जो है उनको चिपका लेता है, यानी कि उनको अपनी तरफ जो है ट्रैप कर लेता है, जिस कारण से फ्रेश एयर जो है वो लंग्स तक पहुंच पाती है। तो फिर से बता दूं मैं आपको कि इस ट्रैकिया में जो है म्यूकस पाया जाता है जिसका काम है इस ट्रैकिया की बाउंड्री को जो है वो स्लिमी बनाना, मॉइस्ट बनाना। इसके साथ साथ जो है वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का काम भी जो है ये ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट म्यूकस करता है। ट्रैकिया क्या है? इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर
विंड पाइप, विंड पाइप। एक्सटेंड जो कि बढ़ता है, एक्सटेंड डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड निचले हिस्से की तरफ, कहाँ से? फ्रॉम लैरिंग्स, फ्रॉम लैरिंग्स। लैरिंग्स से जो है वो निचले हिस्से की तरफ बढ़ने वाला जो पार्ट है वो आपका ट्रैकिया कहलाता है। और ट्रैकिया के अंदर क्या होती है? कार्टिलेजियस बॉन्स, जो कि सी शेप की होती है। तो हम लिख सकते हैं कि द ट्रैकिया कंटेन सी शेप्ड cartilaginous bonds which prevent, जो कि इसको रोकती हैं, which prevent it from कोलाप्सिंग, आपस में चिपकने से। कोलाप्सिंग during the absence of air, हवा की अनुपस्थिति में। कुछ देर के लिए हवा जो है इसमें जो है अनुपस्थित रहती है, बहुत ही माइन्यूट समय के लिए, एब्सेंस ऑफ एयर। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो हम लिख सकते हैं कि म्यूकस आल्सो प्रेजेंट inside the trachea, which keeps the surface moist, कैसा? moist, गीला, and slimy, एंड आल्सो होल्ड द डस्ट पार्टिकल, और डस्ट पार्टिकल को भी होल्ड करके रखते हैं। एंड आल्सो होल्ड द डस्ट पार्टिकल्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स होते क्या हैं। अगर मैं डायग्राम्स के पास चलूँ तो हम ये देखेंगे कि लॉन्ग ट्यूब जो आ रही थी वो ट्रैकिया कहलाती है, और ट्रैकिया में सी शेप जो है वो कार्टिलेज लगी होती हैं, जो कि इसको कोलाप्स होने से बचाती हैं, बॉन्स होती हैं ये भी। और ये ट्रैकिया आगे जाके जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट एक लंग्स की तरफ जाता है, दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे लंग्स की तरफ जाता है। तो ये जो पार्ट्स है, इन पार्ट्स जो डिवाइड हुई है ट्रैकिया, इन पार्ट्स को ही हम लोग कहते हैं ब्रोंकस या ब्रोंकी। इनको हम कहेंगे ब्रोंकस या ब्रोंकी। अब ये ब्रोंकस जो है आगे जाके लंग्स के अंदर फिर से फर्दर डिवाइड होते हैं, और इनको फर्दर डिवीजन को ही हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। यानी कि ये ब्रोंकी जो है आगे अंदर जाकर लंग्स में ये फिर से जो डिवाइड हो रही है, इनको हम लोग कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे इनको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल। ये जो पार्ट्स है वो है ब्रोंकी, और अंदर लंग्स के अंदर जो ये और फर्दर डिवीजन इनका हो रहा है ये कहलाएंगे ब्रोंक्यूल। तो समझ लीजिए ट्रैकिया आगे जाके जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जो लंग्स में ओपन होते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रोंकी, और लंग्स के अंदर जो इन ब्रोंकी का जो फर्दर डिवीजन यानी कि फिर से डिवाइडेशन होता है वो कहलाते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो चलिए लिखते हैं इनके बाद। आफ्टर द एंट्री इन थोरैसिक कैविटी, कौन सी कैविटी? थोरैसिक कैविटी, थोरैसिस कैविटी, जिसको हिंदी में कहते हैं वक्ष गुहा।
थोरेसिक कैविटी वो है जिसमें लंग्स आपके जो है लाई करते हैं, इसके अंदर ही जो है लंग्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी। तो आगे जाके जो है जैसे ही थोरेसिक कैविटी में एंट्री करती है कौन, मैंने आपको बताया ट्रैकिया, जिसका कि दो पार्ट्स में डिवीजन हो जाता है। आफ्टर द एंट्री इन थोरेसिक कैविटी ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया जो है इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इनको ही कहते हैं हम लोग ब्रोंकी। तो लिखेंगे आफ्टर द एंट्री इन थोरेसिक कैविटी ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड ब्रोंकी। ब्रोंकी को हिंदी में कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। ब्रोंकी कहलाती है श्वसनी। तो जैसे ही जो है ट्रैकिया जो है थोरेसिक कैविटी में एंट्री करता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और उन दो पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकी। ठीक है, फिर ये ब्रोंकी जो है लंग्स के अंदर ब्रोंकी के बारे में मैं आपको और बात बताऊं कि ब्रोंकी में भी जो है सी शेप की रिंग लगी होती हैं जो कि कार्टिलेजियस बोन्स की ही होती हैं, जो कि इसको भी सेम उसी तरीके से कोलैप्सिंग होने से प्रोटेक्ट करती हैं। यानी कि ब्रोंकी भी जो है ट्रैकिया जैसी ही शेप जो है ब्रोंकी में भी होती है। तो लिख सकते हैं हम कि ब्रोंकी कंटेन कार्टिलेज। ब्रोंकी में भी क्या होते हैं? कार्टिलेज। और जब ये ब्रोंकी जो है लंग्स में एंट्री करती है, दोनों साइड के लंग्स में, लेफ्ट राइट के भी और राइट साइड के भी लंग्स में जब एंट्री करती है तो ये फिर से फर्दर डिवाइड हो जाती हैं और उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। तो लिख लेंगे ब्रोंकी। व्हेन दीज ब्रोंकी, जब यही ब्रोंकी, व्हेन दीज ब्रोंकी एंटर्स इनटू लंग्स, जब ये लंग्स में एंटर करते हैं, एंटर्स इनटू लंग्स, these are further divided, these are further divided। देखिए डिवीजन तो हालांकि फिर बाद में जाके जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में भी होता है ये डिवीजन, लेकिन वो डिवीजन हम लोग जो है लंग्स में जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि ब्रोंकी जो है वो लंग्स में जाके फर्दर डिवाइड होते हैं और उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। Bronchi enters into the lungs, these are further divided and they are called, और उनको हम कहते हैं and they are called bronchioles। क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं bronchioles। हिंदी में बताएं तो इनको कहते हैं श्वसनिका। क्या कहते हैं इनको हिंदी में कहते हैं श्वसनिका और ब्रोंकी को हिंदी में कहते हैं श्वसनी। ऐसा समझ लीजिए कि ट्रैकिया जी के जो है आगे चल के फिर डिवाइड होता है और उस ट्रैकिया जो डिवीजन है वो कहलाता है ब्रोंकी। ब्रोंकी जैसे ही लंग्स में एंटर करता है ये फिर से फर्दर डिवाइड होता है और उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स को हिंदी में कहा जाता है श्वसनिका और ब्रोंकी को हिंदी में कहते हैं श्वसनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ जो है लंग्स। लंग्स यानी कि फेफड़े। फेफड़ों के बारे में अब मैं बताऊं तो फेफड़े जो है वो हमारे पेयर में होते हैं और ये हमारे फेफड़े जो है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो है होते हैं, जो कि हार्ट के साइड में भी, या कह सकते हैं हार्ट के साइड में प्रेजेंट होते हैं। तो लिख सकते हैं हम दीज आर इन पेयर। ये कहाँ, ये किसमें है? पेयर में है। लेफ्ट लंग होता है हमारा और राइट लंग होता है। ठीक है, लेफ्ट लंग्स जो है राइट लंग्स की कंपैरिजन में जो है छोटा होता है, राइट लंग्स जो है वो लेफ्ट लंग की कंपैरिजन में बड़ा होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लेफ्ट लंग जो है वो हमारे हार्ट के साइड में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से इसका साइज जो है थोड़ा छोटा होता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब। दीज आर इन पेयर
and lie in the thoracic cavity, यानी कि बच्च गुहा। on the side of the heart की तरफ, on the side of the heart। चलिए आगे जानते हैं। डायग्राम की तरफ मैं चलूँ तो हम देखेंगे लंग्स के ऊपर जो है हम देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। ये जो डबल मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है, ठीक है, इसको हम जो है कहते हैं कला। हिंदी में इसको हम कहते हैं कला। डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल वॉल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इस डबल वॉल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लूरा। इसको हम कहते हैं क्या? प्लूरा, यानी कि प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। हम कह सकते हैं दीज आर इंक्लूड इन डबल वॉल सैक कॉल्ड प्लूरा, यानी कि लंग्स जो हैं वो डबल वॉल सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्लूरा, PLEURA, प्लूरा, ठीक है। और डबल वॉल सैक यानी कि हिंदी में इसको बोले तो कला, जो कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। तो लिख सकते हैं हम मैकेनिकल शॉक से बचाते हैं ये डबल वॉल मेम्ब्रेन। lungs are enclosed in double walled sac called pleura। इसको हम कहते हैं प्लूरा। अब लंग्स के हम शेप और कलर की अगर हम बात करें तो लंग्स का जो कलर होता है वो डार्क रेड कलर के होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो होता है स्पॉन्जी, यानी कि गुदगुदा। इसका स्ट्रक्चर होता है गुदगुदा, वो भी बैग जैसा। तो लिख सकते हैं हम लंग्स आर डार्क रेड कलर्ड। हमारे फेफड़ों का जो रंग है वो होता है गहरा लाल कलर्ड। स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग जैसा, बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर जैसे लंग्स में बहुत सारी जो है ब्रोंकी प्रेजेंट होती हैं, या कह सकते हैं कि पूरे लंग्स में ब्रोंकी का जाल बिछा होता है, जिसको कि हम ब्रोंकियल ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को भी हम लिख लें, देयर आर, समझ लें बात को कि लंग्स के अंदर जो है बहुत सारे मैनी ब्रोंकी, मैंने आपको बताया लंग्स के अंदर जो है बहुत सारे जो है ब्रोंकी होंगी। ब्रोंकी इनसाइड द लंग्स लाइक अ नेट, एक जाल की तरह, विच इज कॉल्ड, जिसको हम क्या कहेंगे? ब्रोंकियल ट्री कहेंगे, विच इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि यही जो ब्रोंकी हैं वो डिवाइड होती रहती हैं, फर्दर डिवीजन होता रहता है, और वो फर्दर डिवीजन जो है वो ब्रोंक्यूल्स कहलाता है। तो सबसे पहले जो है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, यानी कि प्राथमिक जो श्वसनिका है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राथमिक श्वसनिका, वो सबसे पहले डिवाइड होगी, डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। डायग्राम में अगर हम देखें तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रोंकी जो है
वो डिवाइड हुआ ये ब्रोंक्यूल्स में, ये ब्रांच निकली, फिर इसकी ब्रांच निकली, फर्दर ब्रांच निकली, फिर फर्दर ब्रांच। तो इस तरीके से जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो है इनमें डिवीजन होता रहता है। ठीक है, तो लिख लेंगे इनको हम, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, देन टर्सरी ब्रोंक्यूल, देन टर्सरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल जो है डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। और टर्सरी ब्रोंक्यूल कहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, वो डिवाइड होकर कहलाएगी, टर्सरी ब्रोंक्यूल जो है डिवाइड होकर कहलाएगी आपकी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। टर्सरी ब्रोंक्यूल डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जिसको हिंदी में कहते हैं श्वसन श्वसनिका, श्वसन श्वसनिका। और रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्यूल है वो डिवाइड होकर जो है वो बन जाएगी एल्वियोलर डक्ट। क्या बन जाएगी, एल्वियोलर डक्ट। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर डक्ट, वो डिवाइड हो जाएगी एल्वियोलर डक्ट में, जिसको हम कूपिका नलिका कहते हैं हिंदी में, कूपिका नलिका, जहां पर जो है गैसेज एक्सचेंज होंगी जाके। ठीक है, और ये जो है एल्वियोलर डक्ट जो है, ये एल्वियोलर डक्ट ओपन होते हैं जाके एल्वियोलर सेक में, और एवरी एल्वियोलर सेक के अंदर जो है वो डिवाइड होकर जो है वो एल्वियोली कहलाते हैं। और ये डिवीजन जो है 2 या उससे अधिक का हो सकता है। तो समझ लें कि एल्वियोलर डक्ट जो है वो ओपन होता है जाके एल्वियोलर सेक में। ठीक है, और ये जो है एल्वियोलर सेक जो है वो डिवाइडेड हो जाता है जाके 2 या उससे अधिक एल्वियोली में। समझिए दोबारा से कि एल्वियोलर डक्ट जो है वो ओपन होगा जाके एल्वियोलर सेक में, और हर एक एल्वियोलर सेक जो है वो डिवाइडेड हो जाएगा जाके बाद में 2 या उससे अधिक एल्वियोली में, 2 या उससे अधिक एल्वियोली में। आप देख रहे हैं कि ये लार्ज जो सिरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बलून जैसे जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहलाते हैं एल्वियोली। क्या कहलाते हैं ये, एल्वियोली। तो हम लिख लेते हैं कि these alveolar duct opens into alveolar sac, और हर एक एल्वियोलर सेक, एवरी एल्वियोलर सेक divided into 2 or more alveoli। ये डिवाइड हो जाता है 2 या उससे ज़्यादा एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोली को हिंदी में कहते हैं वायु कोष्ठक। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं वायु कोष्ठक। इसको हम कहते हैं हिंदी में वायु कोष्ठक। तो आपने समझा कि एल्वियोलर डक्ट जो है वो ओपन होता है जाके एल्वियोलर सैक में, और एल्वियोलर सैक जो है वो डिवाइड हो जाता है जाके 2 या उससे अधिक एल्वियोली में, और एल्वियोली को हिंदी में कहते हैं वायु कोष्ठक। ये एल्वियोली ही है जो लंग्स के अंदर गैसेस का जो रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, इसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्योंकि एवरी लंग्स के अंदर, अगर मैं एल्वियोली की बात करूं, ईच लंग्स, मैं लिख सकता हूं हर एक लंग्स के अंदर, ईच लंग कंटेन अबाउट 1.5 मिलियन एल्वियोली। यानी कि दोनों लंग्स की अगर मैं बात करूं, दोनों लंग्स में मिलाकर जो है एल्वियोली की संख्या जो है
दोनों लंग्स में एल्वी मिलाकर जो है एल्विली की संख्या जो है वो बैठती है जाकर लगभग 3 से 3.5 मिलियन, जो कि जो है अगर इसके स्क्वायर मीटर में अगर मैं बात करूं तो जो है ये एरिया सेम उतना ही हो जाता है। अगर इनको ओपन कर दें सारे लंग्स के एल्विली को अगर हम ओपन करके बिछा दिया जाए तो ये उतना एरिया कवर कर लेंगे जितना एरिया एक टेनिस कोर्ट का होता है, यानी कि 80 मीटर स्क्वायर लगभग जो है ये खुलकर इतना एरिया जो है इनका कवर हो जाएगा। यानी कि हमारे लंग्स में जो रेस्पिरेशन हो रही है उस रेस्पिरेशन को इंक्रीज करने का काम, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गैसेस एक्सचेंज करने का काम जो है वो एल्विली ही करती है। वो इसलिए कर पाती है क्योंकि एल्विली जो है वो इसका सरफेस एरिया जो है वो बढ़ा देती है। एल्विली की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अबाउट 1.5 मिलियन एल्विली जो है ईच लंग में प्रेजेंट है, विच इंक्रीज, हम लिख सकते हैं कि विच इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा जो है सरफेस एरिया कवर करते हैं, जिसके वजह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज जो है एक्सचेंज हो पाती हैं लंग्स के अंदर। तो आज के लिए आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो आगे के टॉपिक के लिए बनाई जाएगी। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।